नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पर बात करने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसा देश जहां अलग-अलग संस्कृतियां, भाषाएं और समुदाय हैं, वो कैसे एकजुट रह सकता है? इसका जवाब छिपा है सत्ता की साझेदारी की कला में। ये सवाल किसी भी देश के लिए, खासकर हमारे जैसे विविध देश के लिए, बहुत मायने रखता है। जब समाज में अलग अलग समूह होते हैं तो टकराव का खतरा तो हमेशा ही बना रहता है ना? तो फिर इन मतभेदों को संभालने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, जिससे देश मजबूत बना रहे, टूटे नहीं? इस सवाल को और गहराई से समझने के लिए चलिए दो छोटे देशों की कहानी में चलते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के सामने एक जैसी चुनौती थी, भाषा और जाति के आधार पर बटा हुआ समाज। लेकिन दोनों ने जो रास्ते अपनाए वो बिल्कुल अलग थे और उनके नतीजे भी। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका ने जो रास्ता चुना उसे कहते हैं बहुसंख्यकवाद। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। देखिए, श्रीलंका की आबादी का गणित कुछ ऐसा है। लगभग 74% लोग सिंहली समुदाय से हैं, मतलब साफ साफ बहुमत। वहीं 18% तमिल हैं, जो एक बड़ी अल्पसंख्यक आबादी हैं। ये नंबर बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जो भी हुआ उसकी जड़ यही है। तो ये बहुसंख्यकवाद आखिर है क्या? ये एक ऐसी सोच है जो कहती है कि क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं तो देश पर हमारी मर्जी चलेगी। अल्पसंख्यकों की ज़रूरतों या उनकी इच्छाओं की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं। और 1948 में आज़ादी के बाद श्रीलंका में इसी सोच ने अपनी जड़ें जमा लीं। और इसका असर दिखना तुरंत शुरू हो गया। आज़ादी मिलते ही सरकार ने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जिससे सिंहली समुदाय का दबदबा बढ़े। 1956 में एक कानून पास हुआ जिसने सिंहली को देश की एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। तमिल भाषा को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर यूनिवर्सिटी एडमिशन हो या सरकारी नौकरी, हर जगह सिंहलियों को प्राथमिकता मिलने लगी। इन सब कदमों का नतीजा ये हुआ कि तमिल लोगों में बेगानेपन का एहसास बढ़ने लगा, जो आगे चलकर एक भयानक गृह युद्ध में तब्दील हो गया। इस रास्ते के जो नतीजे हुए वो बहुत ही विनाशकारी थे। श्रीलंकाई तमिलों को लगने लगा कि ये सरकार और ये कानून उनके खिलाफ हैं, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। दोनों समुदायों के बीच अविश्वास की खाई इतनी चौड़ी हो गई कि देश गृहयुद्ध की आग में झुलस गया। हजारों लोग मारे गए, लाखों परिवार बेघर हो गए और देश विकास की दौड़ में दशकों पीछे चला गया। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सब होना तय था? क्या इस भयानक लड़ाई से बचा नहीं जा सकता था? क्या श्रीलंका अपनी विविधता को किसी और बेहतर तरीके से नहीं संभाल सकता था? चलिए, अब एक ऐसे देश की कहानी देखते हैं जिसने बिल्कुल यही किया। अब हम बात करते हैं बेल्जियम की। श्रीलंका के बिल्कुल उलट, बेल्जियम ने टकराव का नहीं बल्कि सामंजस्य का रास्ता चुना, यानी सत्ता की साझेदारी का रास्ता। बेल्जियम का मामला सच कहूं तो और भी ज्यादा पेचीदा था। पूरे देश में देखें तो 59% लोग डच बोलते थे और 40% फ्रेंच, मतलब डच बोलने वाले बहुमत में थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहां आता है, देश की राजधानी ब्रुसेल्स में। वहां मामला बिल्कुल उल्टा था। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और सिर्फ 20% डच। मतलब जो समुदाय पूरे देश में अल्पसंख्यक था वो राजधानी में बहुमत में था। बेल्जियम के नेताओं ने इस जटिल सच्चाई को समझा। उन्होंने ये माना कि हमारे देश में अलग अलग भाषाएं और संस्कृतियां हैं और हमें सबका सम्मान करना होगा। और सिर्फ माना ही नहीं, बल्कि 1970 से 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान को 4 बार बदला, सिर्फ इसलिए ताकि देश का हर नागरिक, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो, ये महसूस करे कि ये देश उसका भी है। और उन्होंने जो मॉडल बनाया वो वाकई में बहुत अनोखा था। पहला, उन्होंने तय किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। दूसरा, केंद्र की कई शक्तियां राज्यों को दे दी गईं। तीसरा, ब्रुसेल्स के लिए एक अलग सरकार बनाई गई जिसमें दोनों समुदायों को बराबर की हिस्सेदारी मिली। और चौथा, एक बिल्कुल नई तरह की कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई जिसका काम था सिर्फ भाषा, संस्कृति और शिक्षा जैसे मुद्दों को देखना। और इसका नतीजा कमाल का था। ब्रुसेल्स में ये जो सड़क का निशान आप देख रहे हैं, जिस पर फ्रेंच और डच दोनों भाषाएं लिखी हैं, ये सिर्फ एक साइन बोर्ड नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि एक देश अपने मतभेदों को मिटाकर नहीं, बल्कि उनका सम्मान करके भी एकजुट रह सकता है। इसी समझदारी ने बेल्जियम को एक भयानक गृह युद्ध से बचा लिया।
तो श्रीलंका और बेल्जियम की इन दो कहानियों से हम क्या सीखते हैं? आखिर सत्ता की साझेदारी इतनी जरूरी क्यों है? इसके पक्ष में ना दो तरह के बड़े तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क है युक्तिपरक, मतलब एक स्मार्ट मूव। सत्ता को बांटना इसलिए अच्छा है क्योंकि इससे समाज में लड़ाई झगड़े का खतरा कम हो जाता है, देश में शांति और स्थिरता बनी रहती है। और दूसरा तर्क है नैतिक, मतलब ये करना सही है। सत्ता की साझेदारी ही तो लोकतंत्र की असली आत्मा है। इससे लोगों को लगता है कि सरकार में उनकी भी हिस्सेदारी है, उनकी भी आवाज है। देखिए, सत्ता की साझेदारी का आइडिया उस पुरानी सोच के खिलाफ है कि सारी ताकत एक इंसान या एक जगह के हाथ में होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि आज के लोकतंत्र में पावर शेयरिंग किन-किन तरीकों से की जाती है। इसके कई रूप हैं। एक है हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज बंटवारा, जहां सरकार के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति बंटती है। इससे एक दूसरे पर कंट्रोल बना रहता है। दूसरा है वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर बंटवारा, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा। तीसरा, सत्ता को अलग अलग सामाजिक समूहों जैसे भाषा या धर्म के आधार पर भी बांटा जा सकता है, जैसा बेल्जियम ने किया। और आखिरी में, सत्ता अलग अलग राजनीतिक पार्टियों और प्रेशर ग्रुप्स के बीच भी शेयर होती है, जैसे कि गठबंधन सरकारों में। अब ये सब हमें एक बहुत ही असली और मुश्किल सवाल पर ले आता है, जो लेबनान से जुड़ा है। लेबनान में जब गृह युद्ध खत्म हुआ तो वहां भी एक पावर शेयरिंग डील हुई, लेकिन आज कई लोग उस डील से खुश नहीं हैं। पर जिन बुजुर्गों ने उस जंग की तबाही को अपनी आंखों से देखा है, वो कहते हैं कि आज जो भी व्यवस्था है, जैसी भी है, वही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। तो असली दुविधा ये है, लेबनान की व्यवस्था किसी एक समुदाय को हावी होने से तो रोकती है, पर ये काबिल लोगों को भी आगे आने से रोक सकती है, सिर्फ इसलिए कि वो सही समुदाय से नहीं है। तो फिर बेहतर क्या है? एक ऐसी शांति जो भले ही परफेक्ट न हो, लेकिन शांति तो है, या फिर एक परफेक्ट लोकतंत्र बनाने की कोशिश जिसमें फिर से लड़ाई का खतरा हो? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है, और शायद यही सत्ता की साझेदारी की असली चुनौती भी